बच्चों, इससे पहले मैंने आपको मध्यकालीन चित्रकला का भाग 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मुगल काल में चित्रकला बाबर के समय से ही एनरिच होनी प्रारंभ हो गई थी और इसमें समन्वयी संस्कृति का विकास हुआ, जिसको हुमायूं ने अपनी फ़ारस निवास के बाद आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद इसको अकबर के समय में और जहांगीर के समय में बहुत बढ़ावा मिला, शाहजहाँ के समय में भी, और औरंगजेब ने इसको बढ़ावा नहीं दिया, तब भी पहाड़ों में छिप कर के, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, सुदूर प्रांतों में जाकर के चित्रकला का विकास होता रहा। यानी कि चित्रकला का ब्रश, यानी कहने चाहिए कि जो उकेरी हुई चित्रकला होती है, जो मनोभावनाएं होती हैं, उन उकेरी हुई भावनाओं को जो अभिव्यक्त करना चाहता है चित्रकला के माध्यम से, उसे कभी कोई किसी युग में कभी रोक नहीं पाया है। प्राचीन काल का जिक्र मैंने आपको किया था पिछले वाले लेक्चर में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ से ही चित्रकला जो है वो भित्ति चित्रों के रूप में, पहाड़ों में, सभी जगह कला का विकास होता रहा। तो इस कला को मुगल काल में समन्वय के रूप में आपको देखने को मिला। तो जो मैंने छोड़ा था वहां पर हम आते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अति विशिष्ट योगदान के रूप में जैसे दरबारी चित्र बनाए जाते थे, शिकार के चित्र बनते थे, ये दृश्य बनाए जाते थे शिकार के, है ना, और इसी तरीके से युद्ध के चित्र होते थे। लेकिन भारतीय चित्रकला के समावेश से आमजन के चित्र भी बनने लग गए, है ना। उसमें जीवंत परंपरा को जन्म मिला चित्रकला के, और शानो शौकत ही नहीं थी, साधारण चीजें भी उसमें आने लग गई। मैंने जैसे आपको बताया था 12 मासी मासी यानी मौसम के चित्र, सुकून भरे चित्र, है ना, समन्वय और रंगों में परिवर्तन आया। जैसे लाल रंग का समावेश हो गया, चटकीले रंगों का समावेश मुगल शैली में होने लग गया। तो यहाँ यहाँ भी शैली की समृद्धि, यानी चित्र शैली की समृद्धि का कारण यह था कि भारत में चित्रकला की पुरानी परंपरा रही है। अजंता के भित्ति चित्र उसकी जीवन शक्ति का जीवन शक्ति का सजीव प्रमाण है। मतलब आज भी बोलते हुए चित्र हैं। कालांतर में भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपि और अलंकृत जैन ग्रंथों से पता चलता है कि परंपरा अनवरत जीवंत थी। आपने सुना होगा ताम्र पत्रों पर लिखा जाना, भोजपत्रों पे लिखा जाना, पत्तों पे लिखा जाना। जो ये लिखा जाता था उस पे कला भी, पीपल के पत्तों पर चित्रकारी आज भी हम संजोई हुई भी देखते हैं, आज भी होती है। हम आज भी बहुत सारी चीजों पे चित्रकारी देखते हैं। तो ये चित्रकारी आज की नहीं, सदियों पहले से हुई थी, और मुगल काल में इसको मिश्रित रूप से बढ़ावा मिला, और इससे हमारी संस्कृति जो है वो चित्रकला की संस्कृति एनरिच हुई, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति को पास आने का ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम था, मौका मिला। मालवा तथा गुजरात में भी मुगल काल में चित्रकला को संरक्षण मिला था। अकबर, आपको पता है कि एक उदार शासक था, राष्ट्रीय शासक था, सर्वधर्म संभाव वाला था, राष्ट्रीय जिसका जिसने चित्रकला को एक तरीके से हुमा अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुनरुत्थान किया, उसको पुनर्जीवित इस रूप में किया कि उसने उस्तादों को मौका दिया। और अकबर के काल में उस्तादों के सानिध्य में शाही कारखानों में से एक चित्रकला का संगठन भी किया गया। और उसमें जो ये पुस्तकें हैं, जैसे हमारे महाभारत है, रामायण है, या और फारसी ग्रंथ हैं, उन सबका चित्रात्मक जो वर्णन करने का बीड़ा भी अकबर के सानिध्य में उठाया गया। जैसे दसावन, बस ये मैंने आपको 2-3 नाम आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, बसावन, दसवंत के कारण यह केंद्र तेजी से विकसित हुआ। फारसी कथाओं की पुस्तकों के चित्रांकन के अलावा चित्रकारों को जल्दी महाभारत का फारसी अनुवाद करने और ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और अन्य ग्रंथों के चित्रांकन का काम सौंपा गया। अकबरनामा, उसका चित्रांकन किया गया। मतलब अकबर का जो चित्र मिलता है अकबरनामा, जिसमें पूरा अकबर का वर्णन है, तो उसको चित्रमय तरीके से भी बीच बीच में बताया गया, और उसको बोलता हुआ
प्रदर्शित किया गया है। इस तरह भारतीय विषयों, भारतीय दृश्यों, भारतीय भूदृश्यों का प्रचलन हुआ और इस बात ने इस संप्रदाय को फारसी प्रभाव से मुक्त कराया। यानी फारसी शैली या फारसी प्रभाव मुगल प्रभाव ही नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रभाव चित्रों के माध्यम से उकेरा गया और लोगों को दिखाया गया, जो आज भी ऐतिहासिक प्रश्नों पर पुरातात्विक सामग्री के रूप में दर्ज है। मयूरी नीले और भारतीय लाल आदि भारतीय रंगों का प्रयोग किया जाने वाला, लाल चटक रंग, नीला रंग, ये हमारे प्रिय रंग हैं। और दूसरी ओर सोबर कलर्स जो बाहर से आए, अरब से आए, ये दूसरे क्षेत्रों से आए, जो मध्य एशिया से आए, वो लोग हल्के हरे, सफ़ेद ऐसे रंगों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन सानिध्य से, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय से लाल रंग, नीला रंग, मयूरी रंग उकेरा जाने लगा। उल्लेखनीय बात यह है कि फारसी शैली के प्राय सपाट प्रभाव की जगह भारतीय तुलिका के गोलाई युक्त प्रभाव ने ले ली, जिसने चित्रों में से एक त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया। यहाँ समझने की बात यह है कि फारसी शैली के प्राय सपाट प्लेन प्रभाव की जगह भारतीय तुलिका के गोलाई युक्त प्रभाव ने ले ली। यानी एक सिस्टम डेवलप हो गया समन्वित चित्रकला का, जिसने चित्रों में से एक त्रियामी प्रभाव पैदा किया, जिसने जनमानस पर प्रभाव पैदा किया। हिंदू मुस्लिम संस्कृति से तीसरा प्रभाव ये आया कि समन्वयी संस्कृति ने इतिहास को आगे बढ़ाया, इतिहास को जो मेलजोल का मौका दिया। जहांगीर स्वयं चित्रकार था और वो चित्रकला का पारखी था। चित्रकार तो था, लेकिन किसने चित्र बनाया वो देखते ही बता सकता था, नाम बता सकता था। मुगल शैली में एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकार व्यक्तियों के चेहरों, शरीरों और पैरों के चित्र बनाते थे। अलग अलग लोगों ने बनाए, अलग अलग पैर, मतलब किसने ये चित्र बनाया है, ये पैर बनाए, ये शरीर बनाया है। तो जहांगीर का दावा यह होता था कि वह किसी भी चित्र के हर चित्रकार के कार्य को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध, दरबार के दृश्यों के चित्र बनाने के अलावा व्यक्तियों और पशुओं के चित्र बनाने में विशेष प्रगति हुई। चित्रकार मंसूर का नाम इस क्षेत्र में अग्रणी, जिससे दसावन था उसी तरह मंसूर था। आकृति चित्रों, पोर्ट्रेट का भी प्रचलन हुआ। पोर्ट्रेट, कटआउट बड़े बड़े ऐसे बनने लग गए। पोर्ट्रेट जिसको हम कहते हैं ना, तस्वीर के रूप, बड़ी तस्वीर के रूप में चित्र कटआउट की तरह। शिकार, युद्ध, दरबार के दृश्यों के चित्र बनाने के अलावा व्यक्तियों और पशुओं के चित्र बनाने में विशेष प्रगति हुई। चित्रकार मंसूर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दी। ये सब बातें, यहाँ नई समन्वय की धारा भी जुड़ गई और पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को अपने में समाहित कर लेता है, अनेकता में एकता। जहांगीर के काल में जो अंग्रेज भारत में आ गए, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। तो इस समय पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू कर दिया। पुर्तगाल से लोग आए तो उन्होंने, पादरियों ने क्या किया, यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू कर दिया। बाद में अंग्रेजी प्रभाव हुआ, पुर्तगाली प्रभाव उसके पहले होने लग गया और उनके प्रभाववश खामोशी के साथ अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपना लिया गया, जिसमें दूर व पास के व्यक्तियों और वस्तुओं को एक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है। अब क्या हुआ, चुपचाप समाहित होती चली गई संस्कृत सभ्यता, चित्रांकन सभ्यता। और चित्रांकन संस्कृति ऐसी हुई कि उसको आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग बता नहीं सकते थे कि ये हिंदू शैली से आई है या मुस्लिम शैली से आई है या किसने बनाई है। बाद में कालांतर में ये मिश्रित चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध हुई और ये हमारी जो है
मध्यकाल की चित्रांकन कला की समन्वय संस्कृति का परिचायक है। और आपको बता दूं कि औरंगजेब ने चित्रकला को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया। शाहजहां ने दिया लेकिन औरंगजेब ने बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उसने दमन की नीति अपनाई। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया। वो उन्होंने बीड़ा उठाया चित्रकला को वापस से विकसित करने का। और इसी तरीके से पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला विकसित हुई। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है बच्चों। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव आपकी मुझ सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे सीधे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी ग्रुप में अपने नाम डालें और अपना परिचय दें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें और सभी साथियों के वीडियोस देखें। और उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।